हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह सितंबर का असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं हिंदी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट का आंसर लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके और आप उसका आंसर लिख सकें। यदि आपके कोई भाई फ्रेंड 10th या 12th में हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को जरूर सेंड करें, इसके लिंक सेंड करें, ताकि उन्हें भी असाइनमेंट लिखने में कोई भी दिक्कत न हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशनदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किशनदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितना तर्क संगत है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको किशनदा और यशोधर बाबू का जो जीवन चर्चा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्रमांक 1, कि यशोधर बाबू बहुत कम उम्र में पहाड़ से दिल्ली आ गए थे। किशनदा जैसे दयालु एवं सामाजिक व्यक्ति ने यशोधर जैसे कई लोगों को अपने घर में आसरा दिया था। यशोधर बाबू की सरकारी नौकरी में उन्होंने दिलवाई थी। इस तरह जीवन में महत्वपूर्ण योगदान बहुत सारे किए थे। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण आंसर लिख सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 एक कविता के माध्यम है। इस कविता को पढ़ना है आपको और उत्तर क, ख और ग का आंसर लिखना है। इनके लिए अंक 2 है और शब्द सीमा 25 से 50 है। तो इसी के अनुरूप मैं छोटा छोटा शॉर्ट आंसर लिखाऊंगा पूरी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो उत्तर क्रमांक 2 का उत्तर होगा आपका कि गोरी दे के झिल मिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। इसी प्रकार ख का उत्तर हो जाएगा कि उषा का जादू अद्भुत होता है। ठीक है, सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो, यह जादू जैसा लगता है। यही क्वेश्चन आपका पूछा था। और प्रश्न 2 का ग हो जाएगा आपका क्या कि कवि ने नीले आकाश में चमकते सूरज को नीले जल में झिलमिलाती गौरवपूर्ण युवती कहा है। नीला आकाश नीले जल के समान है और सफेद चमकता हुआ सूरज सुंदरी की गोरी देह सा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 2 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। तो प्रश्न 3 का पहले तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि जीजी के अनुसार मनुष्य के पास जो चीज ना हो वह उसका त्याग करके किसी और को देता है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट उत्तर लिख देंगे और उत्तर लिखने के बाद आपको क्या करना है, 3 तर्क लिखना है। तो आपका तर्क यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 3 तर्क दे दिया है। आप इसे बारीकी से आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं कि किसी से कुछ पाने के लिए उसे चढ़ाया जाता है या चढ़ाना पड़ता है। यह आपका पहला तर्क हो जाएगा। फिर आपका दूसरा तर्क और फिर तीसरा तर्क। चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 4 आता है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? तो कवि ने कहा है कि उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें कविता के बहाने आधार स्पष्ट लिखेंगे, उनके संबंध क्या हैं ये सब लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका आंसर हम लोग फटाफट बहुत अच्छे शब्दों में नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न 4 का उत्तर। ये संबंध नोट कर दीजिए और क्या क्या बोला गया है उसके बारे में कंप्लीट आंसर दिया गया है, ये देखिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आप प्रश्न 4 का उत्तर पूरी तरीके से लिख लेंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न 5 आता है। प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, मतलब छोटे शब्दों में आपको लिखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, लगभग आपको 25 वर्ड में लिखना है। फर्स्ट है आपका क कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम लिखिए। फिर स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं। और इसी के साथ एक और आपका आता है घ नंबर कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। इन 5 के आंसर हम छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पे नोट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये देखिए आपका प्रश्न 5 का उत्तर आ गया क नंबर पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचार की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने या घटिया तरीका माना जाता है। यह होता है पत्रकारिता, कुछ भी झूठे बढ़ा चढ़ा करके फेंक दिया जाता है। दूसरा है आपका प्रकार पूछा है तो खोजी पत्रकारिता होता है, खेल पत्रकारिता होता है, महिला पत्रकारिता होता है, बाल पत्रकारिता होता है और आर्थिक पत्रकारिता होता है। इस प्रकार इसके आप प्रकार लिख सकते हैं। ग नंबर स्वतंत्र पत्रकार क्या है। तो स्वतंत्र पत्रकार ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी एक संस्था से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से होते हैं। वो कभी भी किसी संस्था के लिए अपना स्वतंत्र रूप से कुछ भी न्यूज़ या पत्रकारिता कर सकते हैं। उसके अनुरूप उन्हें संस्था के द्वारा वेतन या पैसा तय किया जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा घ का उत्तर हो जाएगा कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है। क्या प्रश्न पूछा था, पत्रकारिता का क्या आशय या क्या समझते हैं। व्यवसाय है जिसमें समाचार का एकत्रीकरण किया जाता है, लिखना, जानकारी एकत्रित करना या जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना, लोगों तक पहुंचाना, ये सब आपके आते हैं पत्रकारिता। जैसे अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रिका, ये सब क्या आपके पत्रकारिता के उत्तर या उदाहरण। इसी का हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर के मंथ सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही अगले सब्जेक्ट का असाइनमेंट आंसर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाए। साथ ही 10th एंड 12th के अपने दोस्तों भाइयों को आप यह वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें क्योंकि इस चैनल में पूरे 10th एवं 12th के असाइनमेंट सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग ऑफ कन्वे। तो इसका क्या टाइटल ये आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर रहा कंप्लीटली। आप इस तरीके से यहाँ से आंसर ले सकते हैं और कंप्लीटली पूरी तरह से लिख सकते हैं। साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी आंसर आपको यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सेकेंड का आंसर नोट कर सकते हैं साफ साफ आराम से। साथ ही इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी दिया गया है। पीडीएफ कंप्लीटली आप वीडियो देखिए, लास्ट में आपको मैं पीडीएफ बता दूंगा कैसे लोड करना है, कहाँ से लोड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे कुछ आपको समरी दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर लिखना है। तो एक क्वेश्चन जो है हु इज द अनलकी हियर, तो इसका आंसर यह आप नोट कर लेंगे। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको मिलता है क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी का आंसर यहाँ से आप नोट कर लेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर भी यहाँ पे है, बहुत अच्छे से आप साफ साफ लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका डी आता है। ये क्वेश्चन नंबर डी का आप आंसर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, अच्छे शब्दों में दिया हुआ है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 में एक पैसेज दिया गया है जिसे पढ़ना है और उसमें 4 पॉइंट में आपको उसको आंसर देने हैं। तो 4 पॉइंट में आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो नोट्स में मैंने डाल करके रखा है कि फर्स्ट का आंसर लिखो, फर्स्ट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ और भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक पैसेज दिया गया, उस पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है, शॉर्ट नोट्स देना है। तो यहाँ पे नोट्स देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट के अंदर में दिया है ABC, फिर इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड है, सेकेंड का भी आंसर दिया हुआ है, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका ये थर्ड मिल जाता है। इस तरीके से आप थर्ड कंप्लीटली पूरे आंसर लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी दूसरा वीडियो लाऊं, अगले सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। साथ ही अपने 10th एंड 12th के दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि 10th और 12th दोनों का असाइनमेंट सॉल्व यहाँ पे कराया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रश्न 1 है आपका, 2 भागों में बटा हुआ है, अ और ब में। अ में आपके 2 क्वेश्चन हैं और ब में 1 क्वेश्चन है, जो 2 + 3 5 नंबर के हैं और शब्द सीमा है 100 से 150। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अ नंबर को सॉल्व करते हैं कि अ नंबर में क्या पूछा गया है। अ नंबर में आपका क्वेश्चन है, एक अभिकारक के संदर्भ में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, यदि इस अभिक्रिया का सांद्रण फर्स्ट 2 गुना हो जाए तो क्या होगा, और सेकेंड है आपका आधा कर दी जाए तो क्या होगा। तो यदि अभिक्रिया के सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, आंसर देखते हैं। तो देखो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, द = kx² या ka²। यदि x = क्या हो, a मोल इनवर्स हो तो यदि x की सांद्रता कितना कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए तो x = 2l हो जाएगा, ठीक है, और 2a का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4ka²। अर्थात अभिक्रिया की सांद्रता यदि 2 गुनी कर दी जाए तो वेग आपका 4 गुनी बढ़ जाएगी। और यहीं साथ यदि अभिक्रिया की सांद्रता आधा कर दी जाए तो क्या होगा। तो चलिए आधा कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, हमारे अभिक्रिया पे क्या फर्क पड़ता है। तो यदि अभिक्रिया की सांद्रता आधा कर दी जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग 1/4 हो जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब नंबर की ओर। हमारा ब क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में सक्रियता संकुल की भूमिका को आरेख की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहले तो सक्रियता संकुल क्या होता है वह जानना होगा, ऊर्जा अवरोध क्या होता है वह जानना होगा, इसके बाद आप उसकी आरेख को दर्शा सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका, ऊर्जा अवरोध के शिखर पर स्थित उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रियत संकुल कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए सक्रियत संकुल का बनना आवश्यक है, अतः कोई अभिक्रिया निम्न पदों द्वारा कंप्लीट होती है, जो क्या होगा आपका ऊर्जा आरेख होगा। तो चलिए ऊर्जा आरेख ये है आपका, क्या है, अभिकारक होगा, अभिकारक किस में चेंज होगा, सक्रियत संकुल में, और सक्रियत संकुल क्या होगा आपका उत्पाद में, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इस प्रकार इसका कंप्लीट आंसर होता है। अब हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 हमारा क्या पूछा गया था कि नेहा ने अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए सांद्रण R एवं समय के मध्य एक ग्राफ खींचा। इस ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको पहला दर्शाना है अवलोकन दर समीकरण, फिर अभिक्रिया की कोटि, उसके बाद वक्र का ढाल क्या होगा, उसके बाद वेग स्थिरांक इकाई क्या है, और लास्ट में 5वां अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होगा। चलिए कंप्लीटली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो पहला आता है आपका
अवकलन दर समीकरण। यह आपका शून्य कोटि अभिक्रिया होता है, तो क्या हो जाएगा dA/dt इक्वल टू KA0, या KA0 A का जब 0 अगर घात होगा तो उसका गुणनफल 1 हो जाता है, इंटू होगा K इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका मान केवल आ जाएगा K। और जब पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा dt, और उससे पहले क्या हो जाएगा आपका dA इक्वल टू KDT हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन दर समीकरण। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आपकी अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न थर्ड हमारा पूछा था वक्र का ढाल क्या है। तो वक्र का ढाल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस के सांद्रता होता है, जिससे क्या होता है वक्र हमारा नीचे की ओर गिरता है, घटती हुई प्रतीत होता है, दिखता है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न 4 था वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो वेग स्थिरांक K की इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या आप इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होगा, यह आपका इकाई हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा बनता है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है T हाफ समानुपाती क्या होता है आपका A होता है, तो क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, यही हो जाएगा आपका अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ये प्रश्न 2 इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न 3 आता है। प्रश्न 3 भी 2 भागों में आपको पूछा गया है, अ और ब। अ है गैसों का ठोसों पर अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव बताइए। साथ ही ब नंबर क्या है यहाँ पे आपका ब है आर्द्रता नियंत्रण एवं उच्च निर्वित हेतु अधिशोषण के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो दोनों को हम लोग लिखते हैं साफ साफ। उत्तर हो जाएगा आपका अ का किसी पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना तथा उस पर बने रहने की परिघटना को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। इसमें दाब का प्रभाव क्या हो जाएगा। तो दाब का प्रभाव यहाँ पे है ली के नियम के अनुसार होता है। आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग है, अधिशोषण के अनुप्रयोग पूछा है, तो कम से कम 1 या 2 आप दीजिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 दे देते हैं तो और भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखते हैं कितना हम 3 अनुप्रयोग लिखे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप इसके 3 अनुप्रयोग लिख लीजिए, ये कंप्लीटली हो जाएगा आंसर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न 4 क्या है। प्रश्न 4 बोला है 2 भागों में पूछा गया है, अ एवं ब। अब बोला है कि निम्न के उदाहरण सहित समझाइए। तो निम्न को उदाहरण सहित समझाना है आपको। फर्स्ट पूछा है एरोसोल और सेकंड पूछा हाइड्रोसोल। तो सबसे पहले हम एरोसोल की बात करते हैं। तो वेग कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त माध्यम द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो, उसे हम एरोसोल कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा बादल, कोहरा आदि। सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड है क्या आपका हाइड्रोसोल। वेग कोलाइडोसोल जिनमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है, उन्हें हम हाइड्रोसोल कहते हैं। जैसे आपका स्टार्च हो जाएगा, सोल हो जाएगा, ये सब हाइड्रोसोल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 का ब नंबर आता है। ब नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रश्न 1 है जब प्रकाश किरण पुंज को कोलॉइड सॉल में से गमन कराया जाता है या गुजारा जाता है तो क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश मार्ग के साथ साथ कोलाइडिक कण भी चमकते लगते हैं, यही आपको प्रेक्षण प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर हो जाएगा कि जल योजित ऑक्साइड सोल में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो धन आवेशित फेरिक ऑक्साइड के कोलाइडिक कण Cl- आयनों द्वारा उदासीन हो जाता है, अतः विलयन क्या होगा आपका स्कंदित हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा थक्का बन जाएगा। ठीक है, स्कंदित हो जाएगा। अब प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 आपका पूछा है क्लोइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है। तो कोलॉइडी कण विद्युत कण संचलन करते हैं, मतलब उसमें विद्युत धारा क्या होगा आपकी प्रवाहित होने लगेगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली पूरा आंसर लिख सकते हैं आप। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र या फिजिकल का हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं या अगले मंथ का असाइनमेंट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10th एंड 12th के अपने फ्रेंड को जरूर यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि दोनों क्लास के यहाँ पे हम असाइनमेंट कंप्लीटली सॉल्व कराया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स का हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। यह कितने का अपवाह वेग 1 नंबर का है और धारा में संबंध कितने का है? 3 नंबर का। टोटल आपके 4 नंबर के हैं और 75 से 100 शब्द में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही साफ साफ अच्छा आंसर लिखते हैं। तो हमारा अपवाह वेग क्या है? सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। तो अपवाह वेग, अपवाह वेग किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह औसत एक समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁴ की कोटि का होता है। ठीक है, तो यह आपका अपवाह वेग का हो जाएगा उत्तर। और साथ में अब इसमें क्या पूछा गया है? संबंध पूछा गया है। तो चलिए पहले यह अपवाह वेग और धारा के मध्य क्या संबंध होता है, यह संबंध का आपका डायग्राम दिया हुआ है। यह डायग्राम आप बना लीजिए। यही इनके बीच में क्या होता है? संबंध होता है। अब हम इसमें कुछ वर्ड्स लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे संबंध हम लोग याद करेंगे कि माना कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या n है तो कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगी, जहां Al तार का आयतन है। ठीक है, यह वीडियो बड़ा ना हो जाए बहुत, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बताते हुए आगे बढ़ता हूं। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश Q = NaLe हो जाएगा, तथा हम जानते हैं धारा I बराबर होता है dQ/dt। तो इसको आप कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो धारा I बराबर आ जाएगा NeAVD। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जहाँ Vd क्या है? अपवाह वेग। यही धारा व अपवाह वेग के बीच अभिष्ट संबंध होता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न 2 क्या पूछा है आपका? प्रश्न 2 है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है, इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? आपको 2 पद ज्ञात करना है। एक है ρ1 व ρ2 के अनुपात और दूसरा क्या है? r1 व r2 के अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कितने कितने के आपके? 1 + 1 + 2, अर्थात टोटल 4 नंबर के हैं और आपके शब्द सीमा क्या है? 75 से 100 है। तो कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। सबसे पहले आपको लिखना है प्रतिरोधकता क्या होता है। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करता है या धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, तो यही होता है आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। इसमें 2 पद आपको ज्ञात करना था। फर्स्ट था ρ1 तथा ρ2 के अनुपात ज्ञात करने थे। तो सबसे पहले ρ1 एवं ρ2 के अनुपात का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका आप कुछ वर्ड्स लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पद आपको ज्ञात करना था, वो क्या है? R1 तथा R2 के अनुपात ज्ञात करना है। साथ ही इस वीडियो के आपको PDF भी दे दिया जाएगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, वहां से आप जा करके लोड कर सकते हैं। कैसे लोड करना है अगर नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट कीजिए, वहां से बताया जाएगा और लास्ट में वीडियो के जरूर आपको बता दिया जाएगा कैसे लोड करना है। तो R1 व R2 के अनुपात भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो R1 और R2 के अनुपात, R1 और R2 के जो मान दिए हुए हैं पहले उन मानों को रखिए। जो कटता है उसे काट दीजिए। तो A से A कट जाता है, बचता क्या आपका? R1 बटा R2 = L1 बटा L2। ठीक है, तो यही है कि आपका, चूंकि L1 का मान होता है 2 सेंटीमीटर और L2 का मान होता है 4 सेंटीमीटर, तो इनको आप जब रखेंगे वैल्यू को तो 2 से 4 क्या होगा? कट जाएगा। तो इसका मान निकल करके आ जाएगा R1/R2
इक्वल टू 1/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 है हमारा, एक एम्पेरियर फास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B=H0I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या करना। आपको एक एक नंबर के चारों निष्कर्ष हैं, ठीक है, तो इसको आपको व्याख्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चारों का व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। इस तरीके से आप यह डायग्राम बना लीजिए। अब इस संबंध को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम निष्कर्ष देखते हैं। तो ये प्रथम निष्कर्ष आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से लिख लीजिए। क्या है कि सर्वप्रथम एम्पेयरिस पास को बनाने के लिए हमें एक बंद पास की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुले पास में यह कार्य नहीं करता, अतः इसे फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे आप बढ़ाएंगे तो सेकेंड आपका आ जाएगा, तत्पश्चात धारावाही तार इस वेद पास के अंदर उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण उसके चारों ओर इसे बनाया जाए। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड आ जाएगा, और थर्ड के बाद ये फोर्थ आ जाएगी। इसे हल करने पे तो इस तरीके से आप पूरे चारों अभिष्ट संबंध नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, परावैद्युतांक ई तथा पारगम्यता म्यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। यह भी एक एक नंबर के हैं, 4 नंबर का है। तो चलिए हम इनका भी अंतर कर देते हैं। तो ये इनके बीच में अंतर हो जाएगा, तुलना करना है। तो चारों का आप तुलना कीजिए 4 बिंदुओं में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी, परावैद्युतांक ई और पारगम्यता म्यू, चारों में तुलना है। ये बिंदु है, 4 बिंदु में हमको तुलना करना है। सबसे पहला हमारा बिंदु क्या है, माध्यम है 1। ठीक है, तो जी क्या होता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि ई और म्यू जो है वह माध्यम पर निर्भर करते हैं। इनका एसआई पद्धति में माप हो जाएगा। एसआई पद्धति में तीनों के अलग अलग माप हैं, इसे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मान में परिवर्तन करने पर क्या होता है, जी नियत रहता है। ठीक है, और जो आपका ई है, इसका मान अधिक करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बल दोनों को यह कम कर देता है, जबकि जो म्यू है, इसका मान अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं बल दोनों को बढ़ा देता है। साथ ही इनके विमाएं दिए हुए, इस तरीके से आप इनके विमा नोट कर लीजिए। और ये 4 बिंदु में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, 3 पॉइंट में पूछा गया है। अ है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, ब है दिए गए चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, और स है तड़ित किसे कहते हैं, इसका प्रति वज्रपात, और सत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तो ये है आपका 1 1 + 2 अर्थात 4 नंबर का है, और शब्द सीमा सेम है, 75 से 100 है। तो चलिए हम इसको भी कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को परिभाषित करना है ना। तो चलिए विभव प्रवणता को परिभाषित करते हैं। लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता बराबर होता है V/L हो जाता है। ठीक है, अब हम प्रश्न ब की ओर बढ़ते हैं। 5 का जो सेकेंड प्रश्न है, प्रश्न ब क्या है कि दिए गए चित्र में धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। यह आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें धारा I का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपको दिए गए चित्र में संधि बिंदु के पास आने वाली कुल धारा कितना है, 7A है, लेकिन जाने वाली कुल धारा क्या है, 4 + I है। किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा। ठीक, तो ये आपको धारा I प्राप्त हो जाएगा। अब 7 में हम 4 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 3A = I हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका क्या, धारा का मान हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर हमारा आता है आंसर, और लास्ट आंसर है जो तड़ित किसे कहते हैं, इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तो जो क्या होता है, तड़ित या आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं, वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उसमें उत्पन्न कड़कड़ाहट को ही तड़ित कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप लिखोगे तो कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को ही तड़ित कहते हैं। और संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख तड़ित पैदा
होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं विषय विज्ञान को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या अगले असाइनमेंट का वीडियो लाऊं तो तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही 10th एंड 12th के बच्चों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी असाइनमेंट अपना आसानी से लिख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 12वीं विज्ञान कौन सा, जीव विज्ञान का प्रथम प्रश्न है आपका, यौन संचालित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो यौन संचालित रोगों का वर्णन करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले परिभाषा लिखना है और दो रोगों के बारे में आपको लिखना है। तो परिभाषा हो जाएगा आपका कि प्रतिरोग या यौन संचालित रोग, या जिसे रति संचालित संक्रमण बोलते हैं, या रति या मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का सामूहिक नाम होता है। यह वे रोग हैं जिनकी मानवों या जानवरों में यौन संपर्क के कारण फैलने की अत्यधिक संभावना होती है। अब इसके हम दो प्रमुख रोगों के बारे में देखते हैं। तो प्रथम रोग है आपका गोनोरिया या प्रमेय। यह निसेरिया गनोरिया नाम के जीवाणु के कारण होता है। पुरुष और महिला दोनों ही इससे संक्रमित होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड रोग है इसका जेनेटिल हर्पिस। यह बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। इसमें जननांगों के आसपास बड़े बड़े फफोले, द्रव भरे हुए छाले बनने लगते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारा अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता का आप या तो डब्बे बना करके आंसर लिख लीजिए अंतर, या फिर अलग अलग लिख लीजिए, दोनों ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम सप्रभाविता का आंसर लिख लेते हैं। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा, मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, A, B और O, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं करती हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है सेकेंड अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो विपर्यासी लक्षणों के युग्मक में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। इसका भी आप उदाहरण लिख लेंगे। क्या उदाहरण? मिराबिलिस जलापा या गुलाबास के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधे के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल तथा सफेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में एक लाल, 2 गुलाबी व एक सफेद पुष्प अर्थात 1:2:1 युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। यह है आपका क्या अपूर्ण प्रभाविता। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 आ जाता है। प्रश्न 3 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? प्रश्न 3 है आपके मनुष्य में विवाह से पूर्व RH कारक की जांच क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो ये देखिए, जो RH फैक्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है RH फैक्टर का। क्या होता है RH फैक्टर? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में यह पाया जाता है उसे RH+, जिसमें नहीं पाया जाता उसे हम RH- कहते हैं। जब RH- व्यक्ति का रुधिर RH+ व्यक्ति के संपर्क में रक्तदान या गर्भधारण के समय आता है तो बहुत अधिक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और कभी कभी किसी वस्तु की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात यह आनुवंशिक अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। अतः रक्तदान तथा विवाह के समय RH कारक का विशेष ध्यान देना चाहिए, उसे चेक करा लेना चाहिए। यदि यह नहीं कराने पे ऐसा अगर स्थिति आ जाता है +- की स्थिति, तो यहाँ पे बच्चों को भी प्रॉब्लम आता है और माँ को भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसे चेक कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है आपका?
एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? F2PD में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक संकर क्रॉस क्या होता है। जब एक जीन की वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है या प्रयोग में केवल एक ही लक्षण को मुख्य रूप से लिया जाता है तो इसे एक संकर या संकरण कहते हैं। ऐसे संकरण में F2PD में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे आपका इसका चेकर बोर्ड वगैरह भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जनरेशन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक लंबा पौधा ले लिए हैं और ये क्या ले लिए हैं, बौना पौधा। लंबा पौधा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बौना पौधा को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो दोनों का संकर कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब संकर लंबे पौधे आते हैं, ठीक है। अब इनका हम फिर से कराते हैं क्या, स्वयं प्रकार। तो यहाँ पे आता है, फर्स्ट आता है आपका टी कैपिटल टी, सेकेंड आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके 2 मात्रा आते हैं और लास्ट में आता है स्मॉल टी या बौना होता है। तो यहाँ पे 1:2:1 F2PD में आ रहा। अब इसका हम यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो क्या होगा, यहाँ आप ओवरऑल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके लंबे पौधे में आते हैं। तो ये हो जाता है 3:, ये क्या हो जाते हैं छोटे वाले, तो 3:, क्या हो जाते हैं, ये 1 हो जाते हैं। यही क्या है आपका फिनोटाइप हो जाता है। चलिए अब हम इसको यदि चेकर बोर्ड के माध्यम से देखें तो ये रहा आपका चेकर बोर्ड। देखिए चेकर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन कैपिटल टी का आप एक बार क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो स्मॉल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप आपका होता है ओवरऑल 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1। तो इस प्रकार से आप फिनोटाइप जीनोटाइप को लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का आपको PDF फॉर्म भी मिल जाएगा। PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट क्या है, एलील, सेकेंड समयुग्मकीय और थर्ड क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तीनों पे 1-1 नंबर है। चलिए एक एक का आंसर लिखते हैं और देखते हैं क्या है ये सब। तो सबसे पहले एलील विचार प्रत्येक जीन द्वारा अपनाए गए मूल्य को संदर्भित करता है जो एक जोड़ी में गुणसूत्रों में उसी स्थान पर कब्जा कर लेता है जो कि घोर निंदनीय है। दूसरी ओर प्रमुख एक विशेषण है जो उस योग्यता को प्राप्त करता है जो हावी होने का प्रबंध करता है, अर्थात वह प्रभावी है। तो ये होता है आपका एलील। सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं, तो सेकेंड है आपका क्या, समयुग्मजी। ठीक, समयुग्मजी क्या हो जाएगा, समयुग्मजी एक विशिष्ट विशेषता के लिए जीन के समान जोड़े वाले जीव, यदि दोनों युग्मक जो निषेचन के दौरान फ्यूज हो जाते हैं एक विशिष्ट गुण के लिए जीन का एक ही रूप धारण करते हैं तो जीव को उस गुण के लिए समयुग्मजी कहा जाता है। अब थर्ड आता है आपका टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस जब पीढ़ी 1 या F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाता है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों या विपथनों का वर्णन कीजिए। तो गुणसूत्रीय संरचना में कौन कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं, विपथन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन क्या है, इस प्रकार है। परिवर्तन सबसे पहले ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, गुणसूत्रीय परिवर्तन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। साथ ही आप PDF में जा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ से तक का आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आगे और भी बढ़ाता हूँ तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़ाते हैं तो एक बड़ा सा आंसर दिया हुआ है इसका, तो ये आप यहाँ तक लिख लीजिए उत्परिवर्तन। अब यहाँ तक यदि आप लिख लिए, वीडियो पॉज कर लिए, तो आगे और बढ़ाते हैं और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका कम्प्लीटली आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर कक्षा 12वीं विषय गणित असाइनमेंट नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी दूसरा वीडियो अपलोड करूँ या अगले मंथ का असाइनमेंट आंसर लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10th एंड 12th के दोस्तों भाइयों को ज़रूर यह वीडियो सेंड करें, क्योंकि उनका भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो प्रश्न 1 आपसे पूछा है, 2 खंड में पूछा गया प्रश्न 1, जो कि कितने के हैं, 4 अंक का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट है, सममित तथा विषम सममित अवयव की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि अवयव A इक्वल टू क्या है, सममित अवयव है, और B इक्वल टू क्या है, विषम सममित अवयव। यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न 1 का प्रथम का उत्तर। ठीक है, पहले क्या लिखना है आपको, परिभाषा लिख लेना है, सममित अवयव का परिभाषा और विषम सममित का अवयव का परिभाषा। तो पहले आप इन दोनों का परिभाषा नोट कर लीजिए। परिभाषा हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, आपका सममित अवयव है और B क्या है, विषम सममित अवयव है। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे ये A डैश इक्वल टू इतना होता है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, A डैश इक्वल टू A, A डैश इक्वल टू A। तो इस प्रकार A एक क्या होगा, सममित अवयव होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हम B का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो B बराबर इक्वल टू इतना हो जाएगा और B डैश इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो B क्या होता है, माइनस B यहाँ पे, तो B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस B। इस प्रकार B क्या होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हमारा प्रश्न 1 का सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, कि यदि डेल इक्वल टू यह अवयव मान दिया है तो दिखाइए कि इनकी पंक्तियों तथा संकेतों को परस्पर परिवर्तित करने पर डेल का मान अपरिवर्तित रहता है, कि इनको आप परिवर्तित करेंगे फिर भी डेल का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर। चलिए ये आप आंसर इसका लिख लीजिए, इससे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पंक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने पर, अब क्या करना है, हम पंक्ति और स्तंभ दोनों को बदल देंगे। तो बदलने पे क्या होता है देखते हैं, इनका मान रखते हैं पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल 1, वहाँ पे था डेल। ठीक है, यहाँ पे डेल 1 हो जाएगा, तो डेल 1 का मान यह हो जाएगा। अब डेल 1 का जब मान निकालेंगे आप, तो इस तरीके से यहाँ तक मान आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो डेल 1 का मान आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, डेल 1 का भी मान -28 हो रहा है। इस प्रकार डेल 1 इक्वल टू डेल सिद्ध होता है कि उसको पंक्तियों को बदलने पे क्या होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या है आपका, कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधा से हल कीजिए। यह जो निकाय दिया हुआ है इसको आपको अवयव विधा से हल करना है। ये प्रश्न क्या है, 4 अंक का है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तर हम लोग लिखेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करने पर, या हल करने के अलावा क्या हम लिखने पे, तो Ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मान होता है इस मान को आप यहाँ पे अवयव विधि से लिख देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, इसलिए क्या होता है, x इक्वल टू A इनवर्स B। इनवर्स ज्ञात करने के लिए ADJ इंटू A ज्ञात करना होगा। A के अवयव के सहखंड हैं। ठीक है, तो A के अवयव के सहखंड क्या है, ये A के अवयव के सहखंड है। इन सहखंडों को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो अवयव के सहखंड इस रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो ADJ डॉट A का आपको मान प्राप्त हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, -17, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम A इनवर्स का मान निकालते हैं। किसका, A इनवर्स का। तो A इनवर्स का मान आप निकालेंगे तो इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माना जाता है A इनवर्स का -1/70। ठीक है, तो ये हो गया इसका मान। तो यहाँ पे हो जाएगा, आंसर में आप लिखेंगे
x इजकल टू 1, y इजकल टू 2 और z इजकल टू 3 दो अवयवों की समानता से है। तो यह आपका कम्प्लीटली आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 क्या है कि किसी वर्ग अवयव के सहखंड को परिभाषित कीजिए। अवयव 2, 3, 4, 6 का सहखंड ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि a डॉट ए डी जे इजकल टू ए डी जे ए इंटू ए इजकल टू ए आई। ठीक है, यह होता है, यह आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। यह भी आपका 4 अंक का है। साथ ही इस वीडियो का PDF भी दिया गया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसके हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले यह लिखना है, यहाँ a इजकल टू इतना हो जाएगा, माना एक अवयव ए आई जे का सहखंड ए आई जे है। तब यहाँ पे हो जाएगा यह कि जो सहखंड होंगे उनका मान निकल जाएगा। इन मानों को आप नोट कर लीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं तो ए डी जी के यहाँ पे मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए डी जी के मान, इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको इसका मान नोट कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1। अब आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आएगा क्या हो जाएगा, ये मान आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण नंबर 1, 2 एंड 3 से, तो 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा, इन सभी को एक साथ लिखेंगे आप। तो 1 इजकल टू 2 इजकल टू 3 हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 क्या है आपका, प्रश्न 4 है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। यह भी कितने का है, 4 अंक का है। तो यह सारणी दिया हुआ है, ठीक है, इजकल टू इतना होता है। इनको आपको सिद्ध करना है। चलिए हम हल में लिखेंगे। सबसे पहले माना ये सारणी लिख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम इसी में। तो यहाँ पे हमारा सारणी क्या आ जाएगा, 1/ABC, 1/ABC का इतना आप मान लिख लेंगे। अब फिर इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो b है ये क्या है, आपका कटा हुआ है ना। ये b को नहीं लिखेंगे, B²C होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ABC/ABC सक्रियाएं से। अब सक्रियाओं को जब सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा। आगे से और भी सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संक्रियाएं यह क्या होगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमारा आता है प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारणिक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। यह भी आपका कितने का है, प्रश्न नंबर 4 का है। और साथ में आपको सत्यापित करना है कि इतना इजकल टू क्या होता है, 0 होता है। यह आपको सत्यापित करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर में डालेंगे पहले अवयवों और सहखंड का पता लगाना। ठीक है, तो पहले यह पता लगाना है आपको। तो अवयव किसके लिए, A11 इजकल टू M11 के लिए यह मान हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो इजकल टू क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। सेकेंड अवयव है क्या आपका, A21 इजकल टू M21, इसका मान निकालेंगे तो -4 हो जाएगा। और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो अवयव आता है क्या आपका A22 के लिए मान आपका हो जाएगा इजकल टू -19। और अवयव A32 के लिए मान हो जाएगा कितना, -22। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अवयव A33 का क्या मान हो जाएगा, तो A33 का मान ये हो जाएगा प्लस में 18 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 इजकल टू 2 होता है, A12 इजकल टू होता है -3 और A13 इजकल टू होता है प्लस का आपका 5 होता है। अब A31 का 12 होता है माइनस में, A32 का होता है 22, A33 का होता है आपका प्लस का 18। अब इनके वैल्यू को आप यदि रख देंगे, ठीक है, वैल्यू को रख देंगे तो वैल्यू रखने पे हो जाएगा आपका यह फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू को रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अतः यह क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही आपको 12th की इस कंप्लीट लास्ट वीडियो के साथ एक वीडियो, इसमें केवल
एक वीडियो पे सारे असाइनमेंट के उत्तर दिया जाएगा। एक वीडियो, ऑल असाइनमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।